हेलो एवरीवन, स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 12 जुलाई और आज का एडिटोरियल दैनिक जागरण से लिया गया है। आज का जो एडिटोरियल है वो पीसीएस मेंस जीएस1 के सोशल इशू से रिलेटेड है। आज का जो एडिटोरियल के लेखक हैं वे संजय गुप्त जी हैं, जिन्होंने हाल ही में घटित हुई यूपी में एक घटना का जिक्र किया है जो कि माफियाओं की संस्कृति से संबंधित है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि अभी कानपुर के चौबेपुर में क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति इस घटना से अनभिज्ञ नहीं है। इसमें किसका किसका हाथ था ये जानने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया विकास दुबे को। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ये जो आतंक या ये जो माफिया तंत्र तैयार हुआ था, क्या उसने अकेले ही अपने दम पर कर लिया था? इसमें और किसी का हाथ नहीं था। वहीं इसमें राइटर ने अपनी बात को रखते हुए कहा है, यह ठीक है कि इसके आतंक से पीड़ित प्रताड़ित लोग के साथ अन्य तमाम भी खुश हैं, लेकिन क्या किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में माफिया तत्वों के सफाया का कहीं उचित तरीका नहीं है? क्या केवल इनकाउंटर ही किया जा सकता है? यही इसका सबसे अच्छा तरीका है। और इनकाउंटर करने का भी एक प्रचलन जैसे हो गया है कि अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है या कोई माफिया पकड़ा जाता है, बस उसे अरेस्ट करके बस इनकाउंटर कर दिया जाए। क्योंकि इसमें देखिए, अगर एक माफिया का तंत्र तैयार होता है तो नेता, पुलिस और वहाँ की जनता का भी कुछ नेता पुलिस का तो ज़्यादा, लेकिन जनता का कम इन्वॉल्वेशन होता है, क्योंकि जनता इतना अच्छी जानती नहीं इन सब के बारे में, और जानती भी है तो डरती है कि इन लोगों का कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी कब हत्या कर दी जाए, हमारा जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो हो सकता है शायद कहीं कहीं अशिक्षा का अभाव भी इस माफिया तंत्र के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और वहीं आगे कहते हैं कि वैसे भी माफिया की छवि लगभग 20 साल पहले तभी बन गई थी जब थाने में घुसकर हत्या कर दी थी विकास दुबे ने, और आश्चर्य रूप से यह मामले से बरी भी हो गया था। अब यहाँ पे बात यह कही जा सकती है, क्या इसमें राजनीतिक दलों या नेताओं का कोई योगदान नहीं था? इसी कारण आज विकास दुबे जो है इतना उसकी हिम्मत बढ़ गई कि वह किसी की भी हत्या कर सकता है, यहाँ तक कि अपने गांव को अपने अंडर में रख सकता है। और आगे राइटर कहते हैं कि उसे केवल उन्हीं दलों के नेताओं का समर्थन नहीं मिला, बल्कि भ्रष्ट पुलिस भी उसके संरक्षक थी। बिल्कुल बिना उसके पुलिस संरक्षण के वह इस हद तक जा ही नहीं सकता। अगर पुलिस ने ठान लिया होता कि नहीं, मुझे इस भ्रष्टाचार को या माफिया को बढ़ावा नहीं देना है, तो कैसे वो इतने सालों से अत्याचार करता रहता और पुलिस यूं ही देखती रहती। आगे कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि माफिया बन गए विकास दुबे को उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों का भी समर्थन हासिल था, क्योंकि उसका नाम ना तो गैंगस्टर की सूची में था और ना ही भूमाफिया की सूची में। यहाँ देखिए, यह स्पष्ट बात है कि कोई हत्या करता है तो तुरंत उसके लिए चार्जशीट दाखिल की जाती है, कहीं से शिकायत आती है, लोगों द्वारा मामला दर्ज करवाया जाता है, एफआईआर होती है, लेकिन इसके संबंध में किसी तरह की कहीं भी किसी भी थाने में या जिस क्षेत्र में अपराध किया गया उस क्षेत्र से संबंधित किसी तरह की कोई जानकारी नहीं किसी के पास। और आगे कहते हैं कि इससे जो है उसे और बढ़ावा मिला, और वहीं जो इलाका इसने आतंक फैला रखा था उन लोगों ने भी इसके आतंक को सहा, और क्योंकि वहाँ के लोगों को किसी का संरक्षण प्राप्त ही नहीं था। देखिए, किसी भी देश की रक्षा के लिए अगर पुलिस को तैनात किया जाता है, किसी देश के नागरिकों की रक्षा के लिए पुलिस द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन जब पुलिस ही भ्रष्ट हो जाए तो क्या कर सकते हैं लोग। और आगे कहते हैं कि सबसे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि पुलिस खुफिया तंत्र प्रभावी रहा, मददगार साबित हो सका, और
आगे राइटर कहते हैं, चूँकि एनकाउंटर में बड़े और शातिर अपराधी मारे जाते हैं, इसलिए उनके आतंक से त्रस्त लोगों को सुकून मिलता है और पुलिस का भी सिरदर्द कम होता है। मतलब उन्हें भी, पुलिस को भी लगता है कि हाँ चलिए एक आतंकवादी ख़त्म हुआ, कुछ तो कम पड़े। लेकिन यहाँ यह नहीं कहा जा सकता, इससे अपराधियों का मनोबल टूटता है। यदि ऐसा होता तो जो है दुबे का माफिया के रूप में उभर कर आना ऐसा क्यों होता। मतलब कहने का ये है कि एनकाउंटर त्वरित न्याय का विकल्प नहीं हो सकता। न्याय का तकाजा यही कहता है कि जो अपराधी है और जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत क्यों नहीं सजा पाता। अगर पहले ही जो है दुबे को अपराधी घोषित कर दिया गया होता जब उसने पहले हत्या की थी, या फिर लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। हालांकि अभी इनकाउंटर की जो तरीका अपनाया गया है उस पर असमंजस से बना हुआ है कि मतलब ऐसे कैसे ले जाकर उसे मार दिया गया। इनकाउंटर की एक बड़ी वजह यह भी है कि आम तौर पर कुख्यात बदमाश के खिलाफ सबूत नहीं मिलते और इसलिए भी पुलिस प्रणाली में यही तरीका है। फिर आईपीसी साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया यानी सीआरपीसी भी इसके जिम्मेदार है। क्या यह किसी से छिपा है कि इन संहिताओं की जो कमजोरी का लाभ अपराधी तथा माफिया तंत्र उठा रहे हैं, हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर रहे हैं। क्या हम ऐसे तथ्यों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि जिसमें न्यायिक प्रक्रिया पर प्रभाव पड़े। और आगे ऐसी दिलचस्पी के मामले में केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी यह देखने को मिलता है। हालांकि उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई है, आपराधिक रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं और दिन ब दिन वो इंक्रीज ही हो रहे हैं। अगर आप 2015 से लेके और 2020 तक के मामलों को उठाकर देखें तो भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं यूपी में। क्योंकि हमारे यहाँ तानाशाह शब्द तो नहीं यूज़ होता, लेकिन नौकरशाह शब्द का अंत नहीं है। और आगे कहते हैं राइटर कि ज़्यादातर जो नेता होते हैं, नेताओं को भीड़ से बड़ा लगाव होता है, भले ही वह काम करें या ना करें, भीड़ उन्हें चाहिए ही चाहिए। और राइटर का आगे कहना है कि अब तो पंचायत प्रमुख और वहाँ के विधायक भी सांसद बनने लगे हैं। मतलब कि जो अपराधी वर्ग के लोग हैं यह अब चुनाव में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसने 2-3 हत्याएं की हों या फिर चोरी डकैती करवाई हो, इस तरह का जितने भी अपराध किए जाते हैं उसमें अगर किसी व्यक्ति को दक्ष पाया जाता है तो वह एक बेस्ट कैंडिडेट है इस लोकतंत्र को चलाने के लिए। यह प्रवृत्ति कब खत्म होगी? 2018, 2013, 2014 और 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि प्रत्येक जो पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट का एक चार्ट तैयार करें जिसमें ये बताएं कि जो उनके कैंडिडेट हैं, जो पार्टी सदस्य हैं जिन्हें टिकट दिया जा रहा है, उनका एक डाटा तैयार करें कि अगर वह अपराधी प्रक्रिया में संलग्न हैं या उन पर केस चलाया जा रहा है या उन्हें किसी केस में 2 वर्ष से अधिक सज़ा मिली है, तो वह ऐसे व्यक्ति को अपना उम्मीदवार नहीं चयन कर सकते, उम्मीदवार नहीं चुना जा सकता। और इसके साथ ही नोटा में भी नोटा का जो प्रावधान था वो इसी के अंतर्गत था कि अगर मान लीजिए किसी को पता है या किसी मतदाता को पता है कि ये अपराधी व्यक्ति है तो वह वोट का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करे, लेकिन वह गलत व्यक्ति को वोट ना दे, इसलिए नोटा का प्रावधान रखा गया। लेकिन विडंबना वही है कि कहीं कहीं जनता भी शिक्षित होते हुए भी अशिक्षितों वाला काम कर रही है। वहीं हाँ, कुछ कह सकते हैं कि यह अच्छा है कि योगी सरकार माफिया तत्वों के खिलाफ गंभीर है, लेकिन यह कहाँ तक है वो तो सभी देख रहे हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ और अच्छा हो जाए इस सरकार के माध्यम से। तो आज का था ये ट्यूटोरियल। थैंक यू वेरी मच।